आपकी उम्र के हिसाब से क्या होना चाहिए आपका इन्वेस्टमेंट मिक्स, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ये एक सवाल है जो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है कि मैं 25 साल का हूं, 35 साल का हूं, 40 साल का हूं, लेकिन इन्वेस्टमेंट अभी तक शुरू नहीं करी है, तो क्या होना चाहिए मेरा इन्वेस्टमेंट अप्रोच, क्या होना चाहिए मेरा इन्वेस्टमेंट मिक्स। स्टॉक्स भी हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट भी हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी हैं, गोल्ड भी है, रियल एस्टेट भी है, क्रिप्टो भी है। What should be the mechanism to evaluate all of them and क्या उनका शेयर होना चाहिए। इस वीडियो में ये सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। बेसिकली 3 सवाल। नंबर 1, आपकी irrespective of कितनी भी उम्र हो, what are the things that you have to bear in mind before you even start investing? नंबर 2, इमरजेंसी फंड कैसे बनाया जाता है और उसका अप्रोच क्या है। एंड देन फाइनली नंबर 3, आपका जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच होगा वो कितना होना चाहिए और उसका मिक्स क्या होना चाहिए। नंबर 1, इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले आप चाहे जितने भी साल के हों, 22 के हों, 32 के हों, 50 के हों, there are two things that you need to have, and इसके बारे में मैं अक्सर बात करता हूं, but it never harms to repeat it again. नंबर 1, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए। अपने माँ बाप की इंश्योरेंस आपकी इंश्योरेंस से अलग होनी चाहिए, क्योंकि वो बुजुर्ग है, उनका हेल्थ इंश्योरेंस ज्यादा महंगा होगा। एंड इफ यू क्लब योर पेरेंट्स विद योर सेल्फ, तो आप उनकी हाईएस्ट एज, जो भी आपके माँ या आपके बाप हैं, उनकी एज से आप प्राइस करेंगे। दैट इज नॉट अ स्मार्ट थिंग टू डू। तो अपने माँ बाप को एक अलग हेल्थ इंश्योरेंस दीजिए, आप खुद के लिए और अपने परिवार के लिए, अगर आप मैरिड हैं, बच्चे हैं, उनके लिए अलग हेल्थ इंश्योरेंस रखिए। बट दैट इज अ नेसेसिटी। पिछले 2 सालों में इस दुनिया ने जो देखा है, होपफुली उसके थ्रू आपको पता चल गया होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत बहुत क्रिटिकल है। नंबर 2, लाइफ इंश्योरेंस। खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाए और आप फैमिली के अर्निंग मेंबर हैं और ओनली अर्निंग मेंबर हैं, तो आप ये नहीं चाहते कि आपके जाने के बाद जब इनकम बंद हो जाएगी तो आपकी फैमिली को कुछ भी सफर करना पड़े। तो उनके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। लाइफ इंश्योरेंस लीजिए। टर्म प्लान इज द बेस्ट प्लान, जहां आप सबसे कम प्रीमियम देके सबसे ज्यादा कवरेज ले सकते हैं। जो भी आपकी साल की आमदनी है उसका 20 मैक्सिमम 25 गुना शुड बी योर टर्म इंश्योरेंस कवर। तो अगर आप 5 लाख रुपए कमाते हैं तो 1 करोड़ का कवर, आइडियली 1.25 करोड़ का कवर। एंड दीज टू थिंग्स आर क्रिटिकल बिफोर यू स्टार्ट एनी इन्वेस्टिंग जर्नी। इसके बाद आता है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड उस चीज के लिए बनता है जहां खुदा ना खास्ता अगर आपकी इनकम बंद हो जाए फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, आपको शायद अपनी जॉब से निकाला गया है या कुछ सबैटिकल पे हैं या आपको कोई ऑपरेशन या कोई इलनेस या कोई फैमिली सिचुएशन की वजह से काम करना बंद करना पड़ा, वट एवर द रीजन में भी, एक इमरजेंसी है जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एंड उस पॉइंट के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। द मिनिमम इमरजेंसी फंड अमाउंट शुड बी 6 months of your basic monthly expenses and ideally 12 months of your basic monthly expenses. Basic monthly expenses क्या होते हैं? वो चीजें जो आपकी जरूरतें हैं। आपका रेंट हो गया, ईएमआई हो गया, खाने पीने का खर्चा हो गया, बिजली पानी का खर्चा हो गया, जरूरतों की चीजें, इच्छाएं नहीं, डिजायर्स नहीं, इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं, जस्ट योर बेसिक नीड्स। उसका 6 गुना इज द मिनिमम, 12 गुना इज द आइडियल। इमरजेंसी फंड को सबसे पहले आप बनाएंगे, इन्वेस्टिंग करना भूल जाइए, क्योंकि इमरजेंसी कैन कम अनअनाउंस्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इस इमरजेंसी फंड को 3 भागों में बांटा जाता है, 70, 20, 10। 70% ऑफ दिस इमरजेंसी फंड शुड बी इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट एक बहुत ही बढ़िया तरीका है पैसे प्रोटेक्ट करने का, ग्रो करने का नहीं। ये आप जानते होंगे और आप मेरे वीडियो देखते हैं। तो फिक्स्ड डिपॉजिट में ये 70% पैसा डालिए। इंश्योर करिएगा कि कहीं भी जो भी आप फिक्स्ड डिपॉजिट यूज करें उसके टर्मिनेशन पे आपको कोई पेनल्टी क्लॉज या पेनल्टी अमाउंट नहीं देना होता है। 20% शुड बी इन योर बैंक अकाउंट। सेविंग्स में है, हाँ 2% पे पैसे जंग खा रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी फंड का बेसिक नीड ही वही है, उसके बारे में चिंता मत करिए। एंड देन 10% शुड बी इन लिक्विड कैश एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एट योर होम इटसेल्फ, कि अगर कभी भी जरूरत पड़े। That should be the split of the emergency fund, and with the life insurance and health insurance and the emergency fund, you are now ready, my friend, to start your investing journey. Investment करने के लिए the basic rule that is used is called the 50-30-20 rule. अक्सर लोग जब इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते हैं तो ये सोचते हैं, यार इन्वेस्टिंग का फायदा क्या है? हम अभी 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, अभी तो
लाइफ एंजॉय करने का वक्त है, पैसे कमाना शुरू किया है, अच्छे कपड़े खरीदना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, वेकेशन करना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, फोन खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग में सारे पैसे डाल दिए, तो जब बूढ़े हो जाएंगे तब पैसा होगा, पर क्या करेंगे? दांत नहीं होंगे, ताकत नहीं होगी, शरीर नहीं होगा, उस पे हजार डालेंगे इस पैसे का? Absolutely. This is where budgeting comes in. Budgeting allows you to have segregations for each and every purpose of your life. 50-30-20 रूल ये बताता है कि जो भी आपकी महीने की आमदनी है उसका 50%, 50% एंड नो मोर शुड गो टुवर्ड्स योर नीड्स, आपकी जरूरतें, आपकी ईएमआई, आपका रेंट, आपके कपड़े, आपके खाने, कपड़े मतलब जरूरत के कपड़े, बॉडी के कपड़े नहीं, खाना, बिजली, स्कूल की फीस, इसका बेसिक नीड्स, अपनी जरूरतें, इसके बिना आप जिंदगी जी भी नहीं सकते. That is where 50% of your amount goes. No more than that. 30% then goes towards your wants, आपकी इच्छाएं, आपके desires. ये आपका फोन हो सकता है, आपकी गाड़ी हो सकती है, आपके वेकेशन हो सकता है, आपके पार्टी के कपड़े हो सकते हैं, बाहर खाना खाना हो सकता है. Whatever is it that you wish to do, you absolutely should do it, but you have to do it within this 30%. अगर ये 30% आपके उस महीने के लिए enough नहीं है, because you want to make a bigger purchase, for example, आप 50,000 रुपए महीना कमाते हैं आफ्टर टैक्स एंड ऑल ऑफ दैट. 30% मतलब 15,000 रुपए. आप खरीदना चाहते हैं फोन है 45,000 का, तो आप एक ही महीने में वो फोन नहीं खरीद सकते. तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू प्लान कि अगर मैं ये 15,000 रुपए हर महीने अपनी इच्छाओं की तरफ डेडिकेट कर सकता हूं, मैं अपनी सारी बाकी इच्छाएं रोक दूंगा 3 महीने के लिए. In these 3 months, I will have 15, 45,000 मैं वो फोन लूंगा, एंड उसके बाद से जो 15,000 होंगे, that I can still continue with whatever wants I have. That is how you have to think about your budgeting. And then finally, the 20%. This 20% is the bare minimum जो आपको हर महीने पूरी शिद्दत के साथ इन्वेस्ट करना है. And there is no escaping this. अब ये जो इन्वेस्टमेंट है 20% की, this investment, how should you go about making this? What should be the split of it? उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है आपकी एज. योर एज इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सी फॉर द काइंड ऑफ रिस्क दैट यू कैन टेक. अगर आप जवान हैं, 20-25 साल के हैं, देन यू कैन टेक अ लॉट मोर रिस्क. इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिस्क लविंग हैं. इसका मतलब ये है कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स को शॉर्ट टर्म में एक लॉस भी दिखता है, मटीरियल इंपैक्ट होता है, देन यू हैव टाइम टू रिकवर फ्रॉम इट. And that is what is called the risk propensity at an early age. लेकिन अगर आप 35-40 साल के हैं, तो आपकी फैमिली है, शायद आपकी जरूरतें ज्यादा हैं, खर्चा ज्यादा है, आप उतना ज्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते, और अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए आपके इन्वेस्टमेंट्स को, तो आपके पास वक्त भी नहीं है टू रिकवर फ्रॉम दैट, क्योंकि आपकी जरूरतें बढ़ती ही रहेंगी और शायद तेजी से बढ़ेंगी. सो योर एज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ व्हाट काइंड ऑफ रिस्क यू कैन टेक. ये जरूरी नहीं है, बट दिस इज अ गुड गाइडिंग लाइट. तो आपकी एज अगर x है, then 100 minus x is a very important number, because that number tells you how much risk should you take. अगर आप 25 साल के हैं, 100 minus x is 75. इसका मतलब 75% of your total investment can go towards risky assets. ये risky assets क्या हैं? Stocks हो गए, क्रिप्टो हो गया. When I say risky, I don't mean कि इससे आप सट्टा खेल रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि ये गंदे एसेट्स हैं. इसका मतलब ये है that they are volatile. वो कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे जाएंगे. But over a long period of time, they are bound to give you positive returns. So अगर आप short term volatility या short term ऊपर नीचे को ignore करेंगे, over a long term period, you will have healthy returns coming in. And then जो बाकी बच गया, अगर आप 25 साल के हैं, तो 25% should go towards stable assets. ये stable assets वो हैं जो आपको एक predictable return देते हैं, लेकिन वो exciting return कभी नहीं होगा. But it is required for stability. तो आपके fixed deposits हो गए, आपके long term investments हो गई, national investment plan हो गए, so on and so forth. इन सब के बारे में बात करेंगे. अगर आप 40 साल के हैं, then suddenly the equation changes, क्योंकि 100 minus 40 is 60. तो आप सिर्फ 60% इन रिस्की एसेट्स में डाल सकते हैं, एंड 40% विल गो टुवर्ड्स स्टेबल. अब स्टेबल एसेट्स कौन से हैं, रिस्की एसेट्स कौन से हैं, उनका मिक्स कैसे होना चाहिए, वो जानने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले टैक्स बचाना है. सबसे पहले हमें टैक्स बचाना है.
सरकार हमें टैक्स बचाने के लिए बहुत सारे मौके देती है एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज ऑल ऑफ दैट, क्योंकि सरकार को क्यों पैसे दें अगर वो पैसे हमारे हैं। एंड देन इफ द गवर्नमेंट इज अलाउइंग अस टू सेव ऑन टैक्सेस, वी हैव टू बी स्मार्ट एंड सेव ऑन टैक्सेस। तो आप जो स्टेबल आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके परसेंटेज को आप अपने टैक्स सेविंग प्लान से कवर करेंगे। वो आपका ईपीएफ हो सकता है, पीपीएफ हो सकता है, नेशनल पेंशन स्कीम हो सकती है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं देन ईएलएसएस मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारे जो हैं वो लॉक इन के साथ आते हैं। ईएलएसएस फॉर एग्जांपल 3 साल के लॉक इन के साथ आता है। प्रोविडेंट फंड अगर आप पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड डालते हैं तो वो 15 साल के लॉक इन के साथ आता है। ईपीएफ का कोई लॉक इन नहीं है बट ऑफ कोर्स उसकी एक लिमिट है तो आप उतना ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, सो ऑन। बट द आइडिया इज कि जो भी आपके स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स हैं विच इज द एक्स योर एज, वो आप टैक्स सेविंग से पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप अगर होम लोन पे हैं तो उसका इंटरेस्ट अमाउंट भी इसमें जाता है। आप हेल्थ इंश्योरेंस जो लेते हैं उसका प्रीमियम अमाउंट भी इससे डिडक्ट होता है। आप अगर लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसका प्रीमियम अमाउंट भी इससे डिडक्ट होता है। तो बहुत तरीके हैं, 1.5 लाख रुपए तक एग्जेम्पशन मिलता है हमें, तो वी शुड अप्लाई दैट। और भी ज्यादा मिल सकता है जैसे जैसे लॉज चेंज होते रहेंगे, बट द आइडिया इज दैट यू शुड एब्सोल्युटली क्लेम ऑल टैक्स बेनिफिट्स दैट द गवर्नमेंट अलाउज। अगर इन सब के बावजूद आपका जो एक्स परसेंटेज स्टेबल एसेट्स में पूरा नहीं होता है, देन अ गुड स्टेबल एसेट टू बाय इज गोल्ड। गोल्ड प्लीज ज्वेलरी के फॉर्म में मत खरीदिएगा। गोल्ड इज टू बी बॉट in gold format and in digital format. A good option of that is called the sovereign gold bond, SGB. ये सरकार हर क्वार्टर आई थिंक अनाउंस करती है। जब आप खरीदते हैं तो आपको गोल्ड की जो भी एप्रिसिएशन है वो तो मिलती है, उसके ऊपर 2.5% रिटर्न और मिलता है। सो इट्स अ फेयरली गुड स्टेबल इन्वेस्टमेंट टू मेक। Gold, I think over the last 30 years has given an average of 8 to 10% return every year. तो उस पे अगर आप 2.5% और जोड़ देंगे 10% के करीब करीब बहुत अच्छा स्टेबल इन्वेस्टमेंट है एंड यू शुड 100% go for that. Real estate becomes another one, लेकिन real estate will only be applicable आपका अगर जो X है वो बड़ा है, which is why I keep saying कि प्लीज यंग एज में ना रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स मत करिए, क्योंकि आपके पास ना वो क्वांटम है करने का एंड उसका इतना रिटर्न भी नहीं है। रियल एस्टेट ने कभी भी स्टॉक मार्केट को बीट नहीं किया है, सो इट इज नॉट समथिंग दैट यू शुड डू एट एन अर्ली एज। लेटर एज में जब आप 40-50 के हो जाएंगे, सो यू हैव टू इन्वेस्ट 40-50% और यू शुड इन्वेस्ट 40-50% इन स्टेबल एसेट्स। उसके चलते आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइडियली कमर्शियल रियल एस्टेट, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में ज्यादा नहीं मिलता है। कमर्शियल रियल एस्टेट में कम से कम रेंटल यील्ड मिलती है which can help you and that is something which you can do. अब आते हैं the high return high risk assets. High return high risk assets में सबसे बढ़िया asset is the stock market. आप direct stocks खरीद सकते हैं but that requires a lot of research. You may not have the ability to do that, or you can buy a portfolio of stocks. Portfolio of stocks में 2 options, म्यूचुअल फंड्स, स्मॉल केस। म्यूचुअल फंड्स आर ग्रेट अगर आप जनरल मार्केट या इंडस्ट्री को ट्रैक करना चाहते हैं। तो मेरा डिजायर्ड म्यूचुअल फंड होता है कोई भी निफ्टी 50 जो हिंदुस्तान के टॉप 50 स्टॉक्स हैं उसका एक इंडेक्स फंड खरीद लीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एचडीएफसी का है, नावी का है, ऑलमोस्ट एवरी बैंक आई थिंक हैज अ निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड इंडेक्स म्यूचुअल फंड, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी इज अ ग्रेट आइडिया टू डू दैट। जैसे जैसे हिंदुस्तान का स्टॉक मार्केट बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगी। सरकपाई कम, एक्सपर्ट्स पे भरोसा, बहुत लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड वेरी वेरी गुड रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा स्मॉल केस। स्मॉल केस इज ग्रेट क्योंकि स्मॉल केस एक आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो आप टाटा के सारे स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं लेकिन किस फॉर्म में खरीदना है, तो हाउस ऑफ टाटा का आप स्मॉल केस ले सकते हैं। मैं पर्सनली मोमेंटम स्ट्रेटजी के स्मॉल केस खरीदता हूं विच राइड ऑन द शॉर्ट टर्म मोमेंटम ऑफ स्टॉक्स जो कि बढ़ रहे हैं और जैसे वो बढ़ रहे हैं थोड़ा सा और बढ़ेंगे बिफोर दे स्टार्ट डिपिंग, तो उस छोटे से पीरियड पे वो बेट लेते हैं एंड दैट गिव्स हाई रिटर्न्स बट इट इज आल्सो वेरी रिस्की एंड आई एम विलिंग टू टेक दैट रिस्क क्योंकि वो मेरे 100-X% में लाई करता है। सो दीज आर द वेज that you can actually invest in high risk, high return equities. The other one is crypto. Crypto, again, your personal choice. अगर आप believe करते हैं तो करिए, नहीं believe करते हैं तो please मत करिए.
फोमो के चलते क्रिप्टो में इन्वेस्ट मत करिए. दैट इज द रॉन्ग वे टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो. समझने की कोशिश करिए कि क्रिप्टो में आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं. मैं पर्सनली सिर्फ 3 कॉइन्स में इन्वेस्ट करता हूं. मैं कोई भी मीम कॉइन्स और कोई भी नए कॉइन्स में इन्वेस्ट नहीं करता हूं. मैं इथेरियम में इन्वेस्ट करता हूं, मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करता हूं और मैं सोलाना में इन्वेस्ट करता हूं. माई इन्वेस्टमेंट गोल इज टू ओन 1 बिटकॉइन, 10 इथेरियम एंड 100 सोलाना. That is what I am going towards. ये करीब आज की डेट में 1.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा. That is what I am moving towards. तो पूरे महीने जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट होता है, मैं धीरे धीरे ये रेशियो में बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना खरीदता हूं. And that is something that I would recommend to you as well if crypto is something that you believe in. एक चीज जो मैं भूल गया था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत लोग ये बोलते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर देते हैं क्योंकि वो स्टेबल है. एंड मैं फिक्स डिपॉजिट्स का ऑल्टरनेटिव आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. फिक्स डिपॉजिट्स मे नॉट बी द बेस्ट फॉर यू, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट्स पे नंबर 1 टैक्स लगता है. एंड अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है विच इज 30%, तो आप जो भी रेट ऑफ रिटर्न कमा रहे हैं, जो कि करीब 5% है, उसका 30% तो आप हटाई दीजिए, तो आपका 3.5% बच गया. इन्फ्लेशन अभी की डेट में 6 से 7% है, विच मीन्स एवरी ईयर आप अपने पैसे 3.5% से गंवा रहे हैं. दैट इज द लॉस इन वैल्यू ऑफ योर मनी एवरी सिंगल ईयर अगर आप उसको फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं. विच इज वाई आई वुड रेकमेंड कि फिक्स डिपॉजिट के बजाय आप 2 चॉइसेस कर सकते हैं. नंबर 1, डेट म्यूचुअल फंड्स. ये वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो कंपनीज के डेट में इन्वेस्ट करते हैं. एंड बिकॉज दीज आर म्यूचुअल फंड्स रन बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस बैक्ड बाय वेरी एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स, तो आपका जो रिस्क है वो सिग्निफिकेंटली लेसर है. ऑफ कोर्स इट इज नॉट जीरो. फिक्स डिपॉजिट्स में रिस्क ऑलमोस्ट जीरो होता है. यहां देयर इज अ लेवल ऑफ रिस्क, बट बिकॉज ऑफ द रिस्क यू ऑल्सो गेट बेटर रिटर्न देन फिक्स डिपॉजिट्स. द सेकेंड ऑप्शन इज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. कॉर्पोरेट बॉन्ड्स डायरेक्टली कंपनीज इशू करती हैं, just like a fixed deposit, but imagine not a bank but a company giving it. तो कंपनी स्टेबल फिक्स रिटर्न देती है एंड इट टिपिकली इज अ 1 to 3 year होराइजन जिसमें आपको वो रिटर्न मिलता है. विंट वेल्थ इज अ ग्रेट ऑप्शन टू इवैल्यूएट एंड टू एक्सप्लोर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. अगेन रिस्की है टू द सेंस, इन द सेंस कि एक कंपनी दे रही है, एक बैंक नहीं दे रहा है, सरकार का बैक नहीं है. बट द गुड थिंग अबाउट से समथिंग लाइक अ विंट वेल्थ विच इज द प्लेटफॉर्म, कि ये सारे जो सिक्योर्ड बॉन्ड्स होते हैं, मतलब इनकी जो बैकिंग होती है वो कंपनी एसेट से बैक्ड होती है. एंड देयर इज अ वेरी वेरी टीडियस एंड अ in-depth evaluation of these bonds that is done at the level of the platform before it goes out to the general public. तो ये अच्छे मेरे हिसाब से alternatives हैं to fixed deposit अगर आप stable income पे consider करना चाहते हैं. The same thing around gold. बहुत सारे लोग बोलते हैं यार gold may not be really good क्योंकि lately gold का price almost flat है, तो क्या करें क्या नहीं करें. उसके लिए for example a great solution is all weather investing small case. All weather investing small case जो है वो debt में, गोल्ड में और इक्विटी में इन्वेस्ट करता है. सो यू आर बैलेंस्ड इन दैट सेंस. इसी की वजह से रिटर्न बहुत अच्छा या बहुत हाई नहीं है, बट स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया है. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर दैट स्टेबिलिटी एंड डोंट वांट टू इन्वेस्ट ओनली इन गोल्ड, देन समथिंग लाइक ऑल वेदर इन्वेस्टिंग इज अ ग्रेट स्टार्ट फॉर यू फ्रॉम अ स्मॉल केस पर्सपेक्टिव. दिस is how you should think about your portfolio. In summary, X, which is your age, is the most important determinant. आपका 50-30-20 rule ये determine करेगा कि कितना investment amount है, which should be at least 20% of your monthly income. And वो जो 20% है, वो split होगा stable और high return assets में. The mix will be determined by your age. 100 minus X goes into high return, X goes into stable return. Stable return हो गए आपके tax saving instruments, gold, fixed income instruments. एंड आपके हाई रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स हो गए इक्विटी, जो कि डायरेक्ट स्टॉक्स हो सकते हैं अगर आप रिसर्च कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, स्मॉल केस हो सकते हैं, प्लस क्रिप्टो. रियल एस्टेट बहुत लेटर ऑन एंड ओनली इन द स्टेबल कैटेगरी, नॉट इन द हाई रिटर्न कैटेगरी, बिकॉज माई एक्सपीरियंस इज कि वो ज्यादा स्टेबल रिटर्न ही देते हैं, हाई रिटर्न नहीं देते हैं. व्हेन यू हैव ऑल ऑफ दिस इन योर हैंड, यू अंडरस्टैंड कि आप जिस भी उम्र के हैं आपको कैसे अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करनी है. The worst thing that you can do is to say कि मैं लेट हो चुका हूं. You are not late. But every single day that you do not invest is a day that you are not letting compounding take over your investments. I hope this was useful. Ankur Warikoo signing off. My first book, Do Epic Shit, is now out. I would love for you to buy a copy of Do Epic Shit on Amazon.in.